न 2010 में मैंने कोई जुर्म किया था और न अभी मैंने कोई जुर्म किया है। इसलिए आज मैं ये अहद करता हूँ कि जब तक 2010 के असल दंगाई सामने नहीं आएंगे तब तक इंशाल्लाह हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इंडी गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, जो दूसरा आएगा मुसलमानों को कंगन नहीं पहनाएगा। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये जाएंगे तो घर जाके नहीं सो जाएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा दंगे कराएंगे और फिर मुसलमानों पर इल्जाम लगाएंगे कि मुसलमानों ने बम फाड़ा है और मुसलमानों ने दंगा किया है। रामपुर वालों के लिए खास तौर से ये बात कहता हूँ कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं तो साइकिल किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। प्रशासन से लड़े तो आजम खान लड़े, मुसलमान लड़े और मजा करूं तो मैं करूं, ये तरीका अब चलने वाला नहीं है। जो आज हमसे पहलू बचा कर चल रहे हैं वो कल हमारी इन तकलीफों के लिए कैसे खड़े होंगे, कौन उनसे बात करेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपना एक ग्रुप पार्लियामेंट में जिता कर भेजेंगे और अपना काम खुद करने की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आजम खानों को, मुझ जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाना है, अगर अतीक और अशरफ मरवाने हैं, अगर मुख्तार अंसारी की तरह तुम्हें जहर दिलवाना है अपने लोगों को, तो तुम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना, वरना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, महमूद पराचा तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ी जा रही, तमाम काम तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुम्हारा ज़मीर अभी मरा नहीं है तो महमूद पराचा के अलावा कोई तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि रामपुर के अवाम वाकई जिम्मेदार और बावकार है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मसर्रत का दिन है, ईद है और हम मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ उनके आवास पर हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसके लिए जो 2010 के दंगे में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया गया। अब आने के बाद इस मामले में कोर्ट ने स्वागत संज्ञान लेने के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड मानते हुए सम्मन जारी किया था, पेश होने के लिए कहा था। उसके बाद उनके NBW जारी हो गए। इसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे कर दिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान हमारे साथ हैं, अब उनसे जानते हैं कि आगे ये लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी और जो उनका पॉलिटिकल स्टैंड था, जिस तरह से उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, अब वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इस वक्त मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं कह सकूँगा। मैं उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के लिए दुआएं की हैं और इस तकलीफ़ को महसूस किया है। मैं अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सरासर इल्ज़ाम था, बुहतान था। मैं न 2010 में मैंने कोई जुर्म किया था और न अभी मैंने कोई जुर्म किया है। मेरी गलती इतनी कही जा सकती है कि 2010 का जो दंगा हुआ, उस दंगे के बाद मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर मुझसे इल्ज़ाम वापस लिया गया और इल्ज़ाम वापस हो जाने के बाद मैं खामोश हो गया। ये मेरी गलती है। मैंने ये सवाल बार बार उठाया है कि अगर मैं दंगाई नहीं हूँ, अगर मुझसे इल्ज़ाम वापस लिया गया है तो दंगा तो हुआ है, अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने तो किया है। उनके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ नहीं उठाई, उनके ख़िलाफ़ मैंने एहतजाज नहीं किया, उन लोगों को बरसरे आम करने की कोशिश नहीं की। इतनी गलती मैं अपनी मानता हूँ। अगर मैं उस वक्त इस कोशिश में लगता, और मुझे लगना चाहिए था, क्योंकि मेरे शहर का माहौल बिगाड़ा गया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमनो आश्ती वाले लोग हैं। हमारा बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये रहा है, गदर भी देखे हैं हमारे इस सौदागरान ने।
बंटवारे का वक्त भी देखा है और हमारे ख़ानदान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। हम कभी फसादात में नहीं रहे। ये फसादात का इल्ज़ाम झूठा है, बहतान है। तो मैं अपनी इतनी गलती मानता हूँ कि मेरे शहर के अमन को बर्बाद किया गया और मैंने उन लोगों के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चलाई और उन लोगों के ख़िलाफ़ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी जिन पर मुझे शुबा था। और मैं आज भी कहता हूँ कि दंगा अगर मैंने नहीं किया, लेकिन बरेली में 2010 में दंगा हुआ। वो दंगा किसने कराया? जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाएगा दोबारा चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। इसलिए आज मैं ये अहद करता हूँ कि जब तक 2010 के असल दंगाई सामने नहीं आएंगे तब तक इंशाअल्लाह हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर यकीन है और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अदलिया जो है ये आखिरी किला है, लोकतंत्र का आखिरी किला है जिसे फ़िरका परस्त ताकतें दबाव में लेना चाहती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कुछ फ़ैसलों से ये साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो न्याय कहता है, जो संविधान कहता है उसके मुताबिक काम करता है। तो हमारे उस यकीन को और मजबूती मिली है और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ख़राब हालात से, बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहा है। बेईमानों के हाथ में ताकतें आई हुई हैं। अब आखिरी उम्मीद अगर हमारी बची है तो वो न्यायपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका हम देखते हैं, सरकार हम देखते हैं पूरी तरह लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, कार्यपालिका पर कब्ज़ा हो चुका है, पत्रकारिता पर पूरी तरह से कब्ज़ा हो चुका है। अब एक न्यायपालिका बची है। अगर इसको बचा के नहीं रखा गया, और मुझे यकीन है कि न्यायपालिका को बचा के रखा जाएगा, अगर न्यायपालिका को हम बचाने में कामयाब रहते हैं तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। एक इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आपके ख़ानदान का नाम बार बार आया, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पर जो ज़ुबानें थीं, जो राजनीतिक ज़ुबान थीं उनकी तरफ से, और फिर कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई, तो आपके ख़ानदान को लेकर जिस तरह की बातें कही गई हैं, तो उसको लेकर जो आपकी तरफ से, चूँकि एक आप उसको ये भी कह सकते हैं कि चूँकि दंगे के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो था ये तरीक़ा सही था या आपको इससे ठेस पहुँची? नहीं, दंगे से इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दंगा दुनिया जानती है किन लोगों ने दंगा कराया। एक बात समझ लीजिए आप कि अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 का चुनाव जीतना नामुमकिन था। जिन्होंने चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए 2010 का दंगा कराया उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि बिरादरीवाद हुआ है और दो बड़े नेता, बरेली के दो बड़े नेता, इन लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा 2010 का दंगा था और इन्हीं दोनों की मिली जुली साजिश का नतीजा ये 2024 में जो उसे उखाड़ा गया है दोबारा, ये उन्हीं लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा है और इस साजिश को इंशाअल्लाह नाकाम किया जाएगा। रहा सवाल इस बात का कि मेरा ख़ानदान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदान बुज़ुर्गों का ख़ानदान है और बुज़ुर्गान दीन पर हम यकीन रखते हैं। हमारे ख़ानदान ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है और मेरे ख़ानदान के हासिदीन वो मेरे ख़ानदान को बदनाम करने के लिए, ख़ानदान से जो लोग कुछ हसद रखते हैं या रंजिश रखते हैं, उन लोगों को ख़रीदा जाता है, उन लोगों को एक्टिव किया जाता है, उन लोगों को फाइनेंस किया जाता है और मेरे ख़ानदान को बदनाम करवाने की और दूसरी खानकाहों से मेरे ख़ानदान की बरेली शरीफ का इख्तिलाफ़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ, अजमेर और बरेली कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही उन्हीं लोगों ने कोशिश करके सकलैनी और रज़वी का फसाद और फितना शुरू किया। उन्हीं लोगों ने रज़वी, कादरी और मदारी का फितना शुरू किया।
ये तमाम लोग जो है ये मुनज़्ज़म साजिश, मेरे ख़ानदान की जो मकबूलियत है, आला हज़रत की जो मकबूलियत है, उससे जो लोग हसद रखते हैं, उन तमाम की साजिश और उन्हीं की साजिशों का एक अदना मोहरा मैं भी बना हूँ और उसी वजह से मुझे इन तमाम तकलीफ़ों, लेकिन हम किसी ख़ास वजह से काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ जो काम कर रहे हैं अपने मुल्क, अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने जितनी हिम्मत, जितनी ताकत हमें अता की है, इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। इन तकलीफ़ों, इन परेशानियों से घबराने वाले हम नहीं हैं। चुनाव को लेकर जो कोशिशें आपकी चल रही थी, इधर आने के बाद चूँकि कोर्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो पीछे छूट गईं। अब चूँकि कोर्ट ने उस कार्रवाई पर स्टे कर दिया है, तो जो आपकी जो राजनीतिक कोशिशें थीं लोकसभा चुनाव को सामने रखकर, वो किस तरह से आगे बढ़ी? देखिए, अब ये थोड़ा सा तफसीली हो जाता है, लेकिन अब बात निकली है तो मैं बता दूं आपको कि लोकल साजिश है, ये अपनी जगह है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें ये चाहती हैं कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का काम करूं। इत्तेहाद मिल्लत का काम होने से उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि हिंदू मुसलमान हो रही है, मुसलमानों का ये काम करेंगे, हिंदुओं का हम काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दलितों की भी बात कर रहा हूँ, ओबीसीज़ की भी बात कर रहा हूँ, एसटी और तमाम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और मैंने सामाजिक न्याय मंच बनाया है। सामाजिक न्याय मंच, मैंने आपको पहले भी बताया था, सामाजिक न्याय मंच एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियाँ, जैसे बिहार से पप्पू यादव हैं उसमें, महाराष्ट्र से प्रकाश अम्बेडकर हैं, गुजरात से छोटू भाई वसावा हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े असरदार, अपनी अपनी जमातों में बड़े असरदार लोग हैं, कि जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं कहीं नुकसान करने जा रहा हूँ और ये जिन लोगों को बहकाते हैं, तो मैंने दबे कुचले तमाम लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। तब ये लोग मुझसे खौफज़दा होकर और मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की गई, और मेरी उन कोशिशों को ब्रेक लगाने के लिए ये तमाम साजिशें रची गई। लेकिन आपकी तरफ से जैसे जो सामाजिक न्याय मंच में या मोर्चा में शामिल लोग हैं, जैसे रामपुर से महमूद पिराजा साहब ने नामांकन कराया है, इस तरह से और जगहों से भी नामांकन हुए हैं? जी हाँ, इसमें हमारे तकरीबन 20 उम्मीदवार हैं, और हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि भारतीय जनता पार्टी इंशाअल्लाह किसी कीमत पर नहीं आने देना है। इंडी गठबंधन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इंडी गठबंधन ने जहाँ कायदे के उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ उनका समर्थन है। जहाँ उन्होंने बेईमानी की है, जैसे अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। जैसे जीती हुई मुरादाबाद की सीट इन्होंने हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया, उस जीते हुए को काट के। मुस्लिम सीट थी, उस मुस्लिम सीट को इन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके उसको ख़राब किया। ऐसे कई जगह, जैसे रामपुर में भी इन्होंने डमी उम्मीदवार उतारा है, ऐसे ही इन्होंने बिजनौर में किया है, ऐसे कई जगह इनका काम है। तो मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ जहाँ ये डमी उम्मीदवार उतार रहे हैं या आरएसएस के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और वहाँ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो हमारे लड़ाई में आने वाले उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कम से कम 20 उम्मीदवार हमारे सामाजिक न्याय मंच के, सामाजिक न्याय मोर्चा के लड़ रहे हैं, जिसमें आईपीएस छोड़कर आए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं हमारे भाई, जिन्होंने आईपीएस डीआईजी थे पूना में, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया सीएए के टाइम पर, उसकी मुखालफत में, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। इस किस्म के हमने ज़िम्मेदार और बावकार उम्मीदवार, जहां हमने ये महसूस किया है कि इनके उम्मीदवार ज़िम्मेदार नहीं है और इन्होंने आरएसएस की लाइन पर काम किया है, वहां हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
रामपुर का बार बार जिक्र आ रहा है। जैसे रामपुर में आज़म खां की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था इलेक्शन से पहले कि या तो अखिलेश यादव खुद लड़े वहाँ, नहीं तो हम चुनाव से अलग हट जाएंगे। तो ऐसे में क्या उनसे कोई आपकी बात होगी या फिर कोई ऐसा रास्ता वहाँ पे चुना जाएगा कि जिससे महमूद राजा साहब अगर वहाँ लड़ रहे हैं तो सारे लोग उनके लिए एकजुट हो जाएं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, रामपुर में मैं एक बात कहता हूँ और रामपुर वालों के लिए ख़ास तौर से ये बात कहता हूँ कि रामपुर में अगर आज़म खान नहीं तो साइकिल किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। आज़म खां के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, एसटी हसन के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, ये आरएसएस की लाइन पर काम कर रहा है बाकायदा, और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि आज़म खां पे भरोसा करके ये यहाँ से चुनाव लड़ लेते रामपुर से। और रामपुर से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो आज़म खां की जिम्मेदारी बन जाती कि इन्हें जिता कर भेजते, लेकिन इन्हें प्रशासन से लड़े तो आज़म खां लड़े, मुसलमान लड़े, और मज़ा करूं तो मैं करूं, ये तरीक़ा अब चलने वाला नहीं है। आज़म खां, मैंने रामपुर के अवाम के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि रामपुर के अवाम के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, मैंने ऑप्शन के तौर पर महमूद पराचा साहब को वहाँ उतारा है। रामपुर के अवाम को ये दिक्कत ना आए कि अगर हम मैं कहता हूँ कि इंडी गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, जो दूसरा आएगा मुसलमानों को कंगन नहीं पहनाएगा। मुसलमानों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और मुसलमान को उन तमाम दबे कुछ लोगों को अपने साथ लेना चाहिए जिनके साथ दंगे फसाद कराने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये जाएंगे तो घर जाके नहीं सो जाएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा दंगे कराएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा बम ब्लास्ट कराएंगे, और फिर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मुसलमानों ने बम फाड़ा है और मुसलमानों ने दंगा किया है। फिर कांग्रेस हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर करेगी, झूठे इल्ज़ामात में जेल में भेजेगी। जो आज हमसे पहलू बचा कर चल रहे हैं, वो कल हमारी इन तकलीफ़ों के लिए कैसे खड़े होंगे, कौन उनसे बात करेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपना एक ग्रुप इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में जिता कर भेजेंगे, और अपना काम खुद करने की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। और रामपुर वालों से ख़ास तौर से मैं ये अपील करता हूँ कि मैंने एमपी जिताने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हारी मजबूरी, कल तुम कहते कि मजबूर थे, हम जाते कहाँ, समाजवादी के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं था। समाजवादी सब भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आज़म खानों को, मुझ जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाना है, अगर अतीक और अशरफ मरवाने हैं, अगर मुख्तार अंसारी की तरह तुम्हें जहर दिलवाना है अपने लोगों को, तो तुम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना, वरना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, महमूद पराचा तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ी जा रही, तमाम काम तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुम्हारा ज़मीर अभी मरा नहीं है तो महमूद पराचा के अलावा कोई तुम्हें नज़र नहीं आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि रामपुर के अवाम वाकई जिम्मेदार और बावकार हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को आपने सुना, कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह है, आपने जिस तरह से बात की है उस तेवरों से साफ़ है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं।